पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पॉलिटिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बहराइच हिंसा पर सियासत अभी भी सुलग रही है और इस सुलगती सियासत के बीच अफवाहों का तूफान भी उठने लगा। यूपी का बहराइच हिंसा की आग अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुई। एक और अफवाह फैलने और फैलाई जाने लगी। यह अफवाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर फैलाई गई, जिसके बाद लोगों का आक्रोश और भी बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने हालात को नियंत्रण में रखा है। सोशल मीडिया पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर कई तरह के दावे किए गए। दावा किया जा रहा था कि रामगोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतारने से पहले दंगाइयों ने उसे प्रताड़ित किया, तड़पाया, उसके नाखून तक उखाड़ लिए। प्रताड़ित करने की जो कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई वह बेहद दर्दनाक थी, मगर अब खुद बहराइच पुलिस ने इस मामले को लेकर असल कहानी भी बताई, खुलासा किया। इसी के साथ पुलिस ने अपील भी की। हालांकि सवाल यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अफवाह क्यों फैलाई गई? आखिर किसने फैलाई अफवाह? कौन कर रहा है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश? आखिर क्यों बार बार फेल हो रही है यूपी पुलिस? तमाम सवालों का जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 12 एफआईआर, 65 गिरफ्तारियां, थाने से लेकर चौकी इंचार्ज तक सस्पेंड। अब बड़े अफसरों पर कार्रवाई का नंबर। पटरी पर लौट रहा अमन। इंटरनेट सेवा बहाल, मगर सियासत जारी। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अखिलेश यादव हो या फिर सपा सांसद अफजाल अंसारी, सबके निशाने पर दंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहराइच हिंसा की। सुर्खियों में बहराइच दंगा, रामगोपाल मिश्रा की मौत और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अफवाह और राजनीति। आखिर क्या चल रहा है बहराइच हिंसा पर? कौन है जिम्मेदार? ये सवाल अब भी जिंदा हैं, मगर अब रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से सवाल और भी सुलगने लगे हैं। उन सवालों पर आए, मगर उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब यूपी के बहराइच में पिछले रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक विवाद, पत्थरबाजी होती है और देखते ही देखते बवाल इस कदर बढ़ जाता है कि एक युवक की हत्या हो जाती है। पहले ऐसी खबरें आई कि मृतक रामगोपाल के साथ हमीद और सलमान ने बर्बरता की हदें पार कर दी। उसके पैर के नाखून को प्लास से खींचा गया था, तलवार से हमला किया गया था और फिर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रामगोपाल का 25 से 30 छर्रे लगे थे। जख्मों की जगह से भारी खून बहने के कारण उसकी मौत हुई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने यह भी कहा कि रामगोपाल मिश्रा की मौत से जुड़े दावों को वो खारिज करती है। रामगोपाल मिश्रा की मौत गोली लगने से हुई है, ना कि करंट लगाया गया और ना ही उसके नाखून उखाड़े गए। पुलिस ने नोटिस जारी करके भी बकायदा अफवाह न फैलाने की गुजारिश की है। आपको बता दें, दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी कि सलमान ने सिर्फ रामगोपाल का बंदूक से सीना ही छलनी नहीं किया, बल्कि पैर के दोनों अंगूठों के नाखून भी नोच डाले थे। खैर, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बात अफवाह होने का दावा किया जा रहा है, मगर सियासत बहराइच पर अब भी जारी है। खैर, सियासत कुछ भी कहे, मगर ये रिपोर्ट उस दरिंदगी की चीख चीख कर गवाही दे रही है कि रामगोपाल की हत्या की गई। रामगोपाल को 30 छर्रे लगे हैं, यानी उसके सीने को, उसके जिस्म को छल्ली किया गया है और ये रिपोर्ट उसकी तस्दीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इस रिपोर्ट के बाद कई तरह के खुलासे भी होते हैं और पुलिस के द्वारा अफवाह न फैलाने की अपील भी की जाती है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस रिपोर्ट को इस तरीके से किसने फैलाई, इस अफवाह को किसने आग दी है
और क्यों? सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूं। चंद्रभूषण सिंह है, नेता है बीजेपी के। संदीप त्रिपाठी है, नेता है कांग्रेस के। रविंद्र प्रताप सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। रविंद्र प्रताप सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यही है कि बर्बरता की जो परिभाषा है रविंद्र जी, क्या है? एक गोली से भी इंसान की मौत होती है, 35 छर्रे उसके पूरे बॉडी को छलनी कर देती है। हर तरह तरीके से उसे मारने की कोशिश की जाती है। जब शरीर को ले जाया जाता है तब भी उस पर पथराव किया जाता है। तो ये बर्बरता नहीं है, और बर्बरता नहीं है तो किस तरीके से परिभाषित किया जाता है बर्बरता को? रविंद्र जी। बर्बरता तो किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देना ही बर्बरता की श्रेणी में आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी बर्बरता से खूब अच्छी प्रकार से वाकिफ है। गुजरात के दंगे हों, मुजफ्फरनगर के दंगे हों, बखिरा के दंगे हों, मऊ के दंगे हों, पचरुखिया के दंगे हों, जाना के दंगे हों या बिसाड़ा के दंगे हों, तो इस प्रकार की बर्बरता जो दंगों के द्वारा उत्पन्न हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी उसको बखूबी जानती है और लगातार उसी रास्ते पे चलती है। यह भी जो दंगा हुआ है बहराइच में, सामान्य सी बात है कि मां दुर्गा का प्रतिमा का विसर्जन है। रास्ते में एक संवेदनशील स्थान पड़ता है, उस संवेदनशील स्थान पे जाके घटना घटित हो जाती है तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि वहां का प्रशासनिक अमला जिम्मेदार है। लेकिन प्रशासनिक अमला जानता है संवेदनशील स्थल पे क्या करना चाहिए। इसका मतलब नहीं करने दिया गया। वहां दोनों पक्षों के जो अराजक तत्व थे, दोनों ने अपने वही किया जो वो चाहते थे। एक घुस के झंडा निकाल लाता है और एक गोली मार देता है। तो दोनों पक्षों रविंद्र जी, उसके बाद क्या किया गया? जनप्रतिनिधियों ने क्या किया? डीजे पर कौन सा गाना बज रहा था? ऐसे तो समाजवादी पार्टी रविंद्र जी हर चीज में जब भी अपराध होता है जाति धर्म खोज लेती है। यादव का एनकाउंटर होता है तो यादव जाति को लेकर एक बयान भी जारी किया जाता है। इवन उसके घर पर मुलाकात भी की जाती है, लेकिन राम गोपाल मिश्रा के पीड़ित परिवार से मुलाकात भी नहीं की जाती है। ना ही समाजवादी पार्टी जाती है और ना ही कांग्रेस पार्टी का तांता लगता है वहां पर। दोनों ही तरफ से शांति, बस बयानबाजी की जा रही है। डीजे पर कौन सा गाना बजाया जा रहा था? वोट बैंक को साधने की भरपूर कोशिश की जा रही, बस इतना ही। आपने जो प्रश्न किया है इसका औचित्य नहीं है, क्योंकि इस समय वहां पर अमन चयन काम करने की बात है, क्योंकि प्रशासनिक अमला बहराइच का बुरी तरीके से फैल चुका है। मुझे लगता है किसी भी पार्टी को, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी जनप्रतिनिधि को उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए जिस स्थान पे घटना घटी थी। दो कारण से, एक तो प्रशासनिक रोक है और प्रशासनिक रोक और अपराधियों का, आरोपियों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। रविंद्र जी, ये आप कहते रहिए। जो एक तो प्रशासनिक रोक है, हाँ। और दूसरे वहां पर मैं कहती रहूं, यही कोई और समुदाय का होता तो शायद आप भी कहते। चंद्रभूषण जी, चलिए बोलिए। ये आपके एंटीसिपेशन से हमारी पार्टी नहीं चलती। मैं एंटी नहीं हूं, मैंने बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आपसे पूछा है। अपराधियों का धर्म जात जानना ही आपकी पार्टी का काम है, मेरा काम तो है नहीं। और ये जब सबूत सामने है तो प्रमाण जब आपके पास है तो मैं क्या दिखाऊं आपको? फैक्ट क्या मैं पेश करूं आपके पास? रखिए, मेरे शब्द सुनिए तो आप उस पर मनन करिए। मैंने कहा ये आपका एंटीसिपेशन हो सकता है। हाँ। आपकी एंटीसिपेशन से मेरी पार्टी नहीं। तो ये डीजे पर कौन सा गाना बज रहा था? ये क्या था फिर? ये तो आप बताइए ना कौन सा गाना बज रहा है। अखिलेश यादव ने ये कमेंट किया है। नहीं, ये तो आप बताएंगे ना सर। क्या माँ दुर्गा के अब जो आपने कहा वो कानूनी समस्या है। माँ दुर्गा का प्रतिमा जब कानूनी समस्या है, कानून इसका समाधान निकालेगा, फिर ये बयानबाजी क्यों? तब तो हिंसा एकदम चरम पर थी, तब तो ये बयानबाजी से बचना चाहिए था। फिर भी आप लोगों ने बयान दिया। क्या वो गलत है? आपने गलत क्या है? रविंद्र जी, गलत क्या है? क्या आप देखिए, क्या आप उसका भर्त्सना नहीं करिएगा उस डीजे का? अगर नहीं करिएगा तो इसका मतलब ऐसे समस्याओं के साथ खड़ी नजर आएंगे आप। मुझे लगता है अगर मेरे पे बात आएगी तो ना मैं डीजे बजाने पर ही कुछ कहूंगी और ना ही जिस तरीके से हिंसा की गई, जिस तरीके से बर्बरता की जाती है, नहीं मैं उसके पक्ष में रहूंगी। चंद्रभूषण तो आदि है भारतीय जनता पार्टी की। चंद्रभूषण, देखिए अभी आपने सुना, ये अपने विचार में परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि एक ही पार्टी ही एक संवेदनशील पार्टी है।
ठीक है, ये जिस संवेदनशीलता की बात कर रहे थे और जो इनकी पार्टी संवेदनशीलता की बात कर रही है कि जो स्थान संवेदनशील हो वहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, जो व्यक्ति क्या गाना बज रहा था उस पे जो हिंसा हुई, हिंसा एक तरफा हुई, प्लानिंग के साथ हुई। यदि वो लोग उस आदमी को गोली नहीं मारते, क्या हिंदू पक्ष इस प्लानिंग के साथ यात्रा कर रहा था कि ये लोग हम गोली लेकर चलेंगे, वो क्षेत्र आएगा तो वहां गोली चलाई जाएगी? ये एक तरफा हत्या की गई और प्लानिंग के साथ हत्या की गई। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने किसी भी बात की भर्त्सना नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनका वोट बैंक नजर आ रहा था। और ये लोग दंगा पार्टी है, ये दंगा मुजफ्फरनगर का दंगा था तो ये लोग वहां सही में नाच गाना देख रहे थे, मुंबई से जहाज उतर रहे थे। तो चंद्रभूषण जी, अगर दंगा पार्टी बीजेपी नहीं है तो वही तो इस तरीके का दृश्य नहीं होता। सरकार तो आपकी है, लापरवाही तो आपकी भी होगी। और सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, हर चीज के साथ, पूरी जनता के साथ काम किया। और जो ये लोग दंगा चिल्ला रहे हैं, इस घटना को रोका, आक्रोशित हुए लोगों को किस तरह से रोका गया, किस तरह से उनको आगे ना फैलाया जाए, चीजों को कंट्रोल किया गया अनुशासन के साथ, शासन के साथ। यदि यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आज कई जगह दंगे हो चुके होते, संदीप त्रिपाठी होते। लेकिन इन लोगों ने उस जो व्यक्ति पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक तरीके से पोस्टमार्टम भी कर दिया गया, अच्छे तरीके से कि वो हत्यारा है। इस हिंसा पर भी सियासत सुलग रही है, क्या कहेंगे इस पर? जी, सुनते जी सवाल एक बार दोहराएंगे। श्रुति जी, अगर आप मुझे सुन रहे तो एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे आप? ठीक है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, कहा गया बर्बरता नहीं की गई, ये बर्बरता नहीं थी तो क्या था? और जिस तरीके से हिंसा पर भी सियासत की जा रही है, क्या ये मुनासिब है? करना चाहिए? श्रुति जी, पहली चीज तो किसने कहा कि बर्बरता नहीं हुई, ये मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से। पहली बार अब आप मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद ही कह लेती है, खुद ही मुद्दा बना लेती है। आज मुद्दा ये है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या किस सोच के कारण हुई और उसकी वोट की फसल काटकर कौन अपनी राजनीति रोटी सेकेगा और कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का काम करता है। सवाल इस बात का है। कौन राम गोपाल मिश्रा के भारतीय जनता पार्टी करती है और मैं बता रहा हूँ कैसे करती है। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के किसी भाग में अगर दंगे होते हैं, उस दंगे का फायदा सर्वाधिक अगर कोई लेता है और उसकी फसल काटता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये क्यों होता है आप समझिए, एक 22 साल का नौजवान जिसकी शादी 2 महीने पहले हुई हो, वो अपने बीवी बच्चों को कैसे लालन पालन करा है, इस बात को छोड़कर इतनी उसमें गोली किसने चलाई? संदीप जी, गोली किसने चलाई? गोली किसने चलाई? संदीप जी, गोली किसने चलाई? नाम ले लीजिए, मैं समझ जाऊंगी। आप पार्टी हैं, आप भेदभाव नहीं करते, बोलिए। मुझे नाम लेने में मजबूर नहीं करिए संदीप जी, नाम लेने तरीके से। प्रियंका गांधी यहाँ इनको नजर आएगा, इनको यहाँ राजनीति नजर नहीं आ रही है भाई। इनको बताइए गोली चल गई। अरे ऐसा कौन सा गाना डीजे में बज रहा था? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, आपको बहराइच नजर नहीं आ रहा? क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि आपका वोट बैंक वहां नहीं है, इसलिए मरने वाला आपके वोट बैंक का नजर नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहे ना आप लोग। अरे शर्म कीजिए, राजनीति कर रहे हैं जिस चीज पर आप लोग। आप क्यों नहीं कहते कि हत्या हुई, एक हत्या की गई एक व्यक्ति की, और एक जिन लोगों ने हत्या की वो प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की, क्यों नहीं कहते आप लोग? संदीप जी, पहली बात तो ये तरीका डिबेट का मुझे बिल्कुल ही नापसंद है, नागवार मुझे गुजरता है कि पहले राउंड में जब पीटी कोई कर रहा है, निहायत ही बेहुदा हरकत है, निहायत ही निर्लज्जता की हरकत है कि पहले राउंड में राहुल गांधी कर रहे होंगे, प्रियंका गांधी कर रहे होंगी। अरे ये आपको टीआरपी मिल जाएगी बरसेट चलाने से। अगर आप चर्चा करा रही हैं, चर्चा कराने के लिए आप बैठी हैं और कोई डिस्कशन हो रहा है तो बरसेट चलाने से आपको टीआरपी तो मिल सकती है। बात यहाँ पर टीआरपी की है ही नहीं संदीप जी, बात मुद्दे की है। आपने सवाल दिया, उनका जवाब आपके पास आया। और ऐसे में अगर मैं चारों बॉक्स को रखूं,
तो कोई कैसे समझ पाएगा कि किसका जवाब किसके पास जा रहा है? हाँ, आप पक्ष में हो विपक्ष में है? नहीं, मेरी बात तो आने दीजिए। ठीक है, कंप्लीट करिए बात। उसके बाद आप अपनी बात जो भी बोलना है बोलिए। इस तरीके से नहीं होता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मिश्रा जी की बलि ली गई है राजनीति के लिए, और वो नफरत भरी जाती है। एक दिन में नफरत वो नहीं होती है। नफरत जिस तरीके से समाज में राजनीति के लिए घोली जा रही है, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। वो चाहे इस पक्ष से हो चाहे उस पक्ष से हो। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर नफरत को खत्म करना है हमारी तरफ से कि ऐसी स्थिति दोबारा कभी ना पनपे, हम दुआ में भी यही कहेंगे, विश भी यही करेंगे और हिदायत भी यही देंगे, क्योंकि इंडिया वॉइस आपकी तरह सियासत नहीं करने आया। दूसरी बात, संदीप जी, गोली किसने चलाई, उनका नाम पता है ना आपको? बता दीजिए। श्रुति जी, जो भी आरोपी है मुस्लिम पक्ष की या दूसरे पक्ष की अगर आप बात कर रही हैं, उसके प्रति हमारी थोड़ी भी संवेदना नहीं है। हमारी संवेदना न बाबा सिद्दीकी को मारने वाले व्यक्ति के साथ है, न रामगोपाल मिश्रा के साथ है, व्यक्ति के साथ जो मारता है उनको। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है। अच्छा ये बताइए, अगर प्रशासन की चूक नहीं है तो आपने अधिकारियों को सस्पेंड किया? अगर प्रशासन की गलती नहीं है, योगी की गलती नहीं है, तो आपने सस्पेंड क्यों किया? आप बताइए। और सवाल विपक्ष पर खड़े कर रहे हो। चंद्रभूषण जी, बात है, बड़ी मजाकिया बात है कि अगर वो गलती आपसे नहीं हुई तो आप सस्पेंड क्यों कर रहे हो भाई? आप अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात कर रहे हो, इसका मतलब गलती आपसे हुई और आप उस गलती को ढकने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाकर और हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। चंद्रभूषण जी, दोबारा फिर आप कर रहे हो वही बात। मोहब्बत की दुकान चलने वाले सीना जोड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। आपकी सस्पेंड आपने कर दिया। अरे भाई, अधिकारी सरकार हमारी, अधिकारी हमारे, सब आपके, आप लोग भी तो हमारे हैं। लेकिन कोई गलती करेगा तो क्या बचेगा? क्या सरकार उसका संरक्षण कर रही है क्या? तो गलती करने का मौका कैसे समझने का लचर व्यवस्था कैसे पैदा हुई? अरे लचर व्यवस्था नहीं तो बताइए, कोई अपने घर में बंदूक लेकर कारतूस लेकर बैठा हो और कोई रास्ते से तो ये लचर व्यवस्था। आप सोए हुए थे, आप अपने घर में लेकर बंदूक बैठा है, लचर व्यवस्था होती है। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी? इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई तो लचर व्यवस्था की वजह से हत्या कर दी गई। मोहब्बत की दुकान खोलकर पूरे देश भर में घूम के आ गए, हमारे ही सरकार में मोहब्बत की दुकान चला के आ गए। फर्जी बात कर रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान ना खोले, इन्होंने एक बार भी एक नाम लेने के लिए नहीं करवानी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्या तुष्टीकरण? तुष्टीकरण होता है पसमानदा अरे सहानुभूति इनके साथ है। अरे जिसका नाम लेना चाहिए लीजिए नाम लेके बताइए। पसमानदा सम्मेलन क्यों कराया आपने? अरे जिसने हत्या की गोपाल मिश्रा की, आप उसका नाम लेके बताइए किन लोगों ने हत्या की? पंडित जी को मरवाओगे, पंडित जी की हत्या करवाओगे, अपने बेटों को भेज दो, अपने बेटों को। फिर वही बात, अब इसमें भी पंडित जी और नजर आ गया। समाजवादी से कब नहीं है, एक ही चलते बच्चे हैं आप लोग। रविंद्र प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से पोस्टमार्टम पर भी सियासत की जा रही है, आखिर इस तरीके की मानसिकता पैदा क्यों हो गई कि वहां बंदूक रखा गया? मुख्यमंत्री के ऊपर 5 दंगों के आरोप, जिसमें 3 दंगे के मुकदमे अपने आप वापस ले लेते हैं। एक दंगा जो मोहन मुंडेरा में हुआ था, उसका 5 साल का आरोपी भी थे, अब सजा हो चुकी है। वो गोरक्षा सेवा आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। उसमें योगी आदित्यनाथ भी थे, नाम निकल गया। जो बिसाड़ा कांड होता है, बिसाड़े कांड में जो दंगे का आरोपी है उसके ऊपर दंड लगा के छोड़ दिया जाता है, उसको चुनाव में टिकट दे दिया जाता है। जो मुजफ्फरनगर दंगे का आरोपी भाजपा का विधायक है, उसकी विधायकी नहीं कैंसिल की जा रही थी। जब सरकार संरक्षित करेगी दंगे वालों को तो यही घटनाएं घटित होगी। 3 बहुत कठिन घटनाएं घटित हुई है, उस पर और संज्ञान लीजिएगा। भीड़ उतर के उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज कर रही है कि अभी नहीं करोगे तो दंगा करेंगे। ये आता है राष्ट्रद्रोह में, लेकिन आज तक एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। दूसरा, एक गलत, जो जिसके बार बार आप जिक्र कर रही हैं, एक गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट चलाई जाती है, इसको तुरंत संज्ञान में लेके FIR दर्ज हुआ था, आज तक नहीं FIR दर्ज हुई। तीसरा,
झंडे पे राजनीति होती है। झंडे को कहा जा रहा है माता जी का झंडा और अल्लाह का झंडा, इससे तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए थी, नहीं हुई। आखिर कौन संरक्षण दे रहा है? नहीं तो एक पोस्ट शेयर कर दो तो दिल्ली से उठा लाते हैं जाके यूपी पुलिस वाले। इतनी गंभीर अपराध को संज्ञान में ना लेके उत्तर प्रदेश सरकार किसको संरक्षित कर रही है? और ऐसे मौके पे जब इस प्रकार के सांप्रदायिक हिंसा होते हैं, मुझे लगता है किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अब तो IT युग है, जब IT युग नहीं था तो स्थानीय प्रशासन कहता था कि भाई इस घटना को आप बढ़ाइए मत, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसको और कॉमनलाइज करेंगे दंगा उतना ही ज्यादा पड़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, यही योगी आदित्यनाथ जी चाह रहे हैं। कटोगे बटोगे इस प्रकार का कम से कम 3 साल से माहौल बना रहे थे। ये जिहाद वो जिहाद, ये कटेंगे बटेंगे इस तरीके का बयानबाजी सामने आता है। और ये झंडे की भी लड़ाई है, ध्वजा को लेकर। हाँ, ये किसी व्यक्ति ने, हाँ, पूरी भीड़ थी, बहुत सारे लोग जा रहे थे। नहीं, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र जी ने कहा, चंद्रभूषण जी सुन लीजिए, ध्वजा तो प्रतिमा पे भी था, ध्वजा उनके छत पर भी था, दोनों ही तरफ ध्वजा थे, उसी को लेकर लड़ाई हुई। मैं क्या कह रहा हूँ श्रुति जी, यदि किसी व्यक्ति ने ध्वजा मान लीजिए हटा दी तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता था, उसका वीडियो बनाया जा सकता था, उसकी शिकायत की जा सकती थी। ठीक है, उसके बारे में नहीं तो ऐसे उग्र कैसे हो गया? कोई किसी की मानसिकता कैसी हो गई कि उसने गोली चला दी? 100 लोग 200 लोग जा रहे हैं, उसमें एक कोई व्यक्ति उग्र हो गया या व्यक्ति ने इस तरह का वो कृत्य कर दिया, तो क्या आप उसको गोली मार देंगे? भाई कानून के हिसाब से आप उसके खिलाफ शिकायत करिए। नहीं, ऐसा है कि किसी का कपड़ा फाड़ दो, गोली चला दी जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। हाँ, बात ये है कि आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं और आप काम करते हैं। हाँ। और उसके बाद आप इसको जस्टिफाई करते हैं कि भाई झंडे की वजह से हमने गोली मार दी, हमने इस वजह से गोली मार दी। इस देश में रहने के लिए संविधान सबके लिए बराबर है। आप किसी घटना को जस्टिफाई मत करिए, आप किसी का पक्ष मत लीजिए। चलिए, एक व्यक्ति ने घटना घटी थी तो दूसरे पक्ष का ये मतलब नहीं था कि आप शासन का मान रहे। और आप कह रहे हो उल्टा कहते हैं, आप डीजे बज रहा था, डीजे पे गाना बज रहा था। अरे भाई, डीजे पे जो गाना बज रहा था वो आपके पब्लिक प्रोफाइल पर है, आपने उस दिन भी चलाया था वो गाना। क्या सरकार आएगी ऐसा तो हर समय बजता रहता है। धार्मिक अनुष्ठान होते, कार्यक्रम होते और रैलियां होती, उसमें गाना बजता रहता। अब उस गाने से समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो गई, मोहब्बत की दुकान खोलने वालों को उस गाने से तकलीफ हो गई और उन्होंने कहा कि भाई इस मानसिकता के लोगों को ऐसे गोली मार देनी चाहिए। वापस आऊंगी संदीप जी, लेकिन हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई खुलासे हुए। जो तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले सामने आई थी एक दिन पहले, उस सभी रिपोर्ट को अफवाह बताई गई है। आसिफ, मामले में राम गोपाल की जो मौत हुई है उसमें सीएमओ की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 30 छर्रे लगे थे रामगोपाल मिश्रा को और अधिक खून बहने की वजह से रामगोपाल की मौत हुई थी। और जिस तरह से योगी सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है सुरती, आज ही मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने सरफराज और तालिब का नेपाल और बहराइच बॉर्डर पर एनकाउंटर किया है। दोनों घायल हो गए हैं, तालिब के पैर में गोली लगी है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगा, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच हिंसा के 2 आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हो गया है, पैर पर गोली लगी है। तो नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज, पुलिस की ये कार्रवाई, तो ये बड़ी कार्रवाई हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं। सरफराज और तालिब गोली लगने से घायल हो गए हैं, दोनों ही नेपाल भागने की फिराक में थे। आसिफ जी बिल्कुल सुरती, जो मुख्य आरोपी थे हिंसा के, सांप्रदायिक हिंसा के, सरफराज और तालिब, जिनकी तलाश में एसटीएफ लगी हुई थी, चप्पे चप्पे पर दबिश दी जा रही थी और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ के रडार पर दोनों आरोपी थे, सरफराज और तालिब, और वह नेपाल भागने की फिराक में थे, जिन्हें जो है नेपाल बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की गई।
तो यहाँ पर पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सरफराज और तालिब घायल हुआ है और उन्हें जो घायल है सरफराज और तालिब, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। मौके पर यह पता चला है कि असलहे भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जो हिंसा हुई थी इसमें काफी लोगों का नुकसान भी हुआ था। राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी और इसके बाद योगी सरकार ने डीजीपी प्रशांत कुमार को एक्शन लेने की छूट दे दी थी। दंगाइयों से निपटने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने कानून व्यवस्था एडीजी अमिताभ यश को मौके पर भेजा था। 2 दिनों तक कैंप किए रहे अमिताभ यश और एसटीएफ भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी। यूपी पुलिस और एसटीएफ की यह संयुक्त मुठभेड़ हुई है। श्रुति, यह बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि जिस तरह से सरफराज और तालिब, और ऐसे में कार्रवाई करते हुए सरफराज और तालिब का एनकाउंटर किया गया है। दोनों ही एनकाउंटर में घायल हो गए हैं। आसिफ, तो जिस तरीके से बिल्कुल श्रुति, बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से सीएम योगी ने आश्वासन दिया परिवार वालों को, पीड़ित परिवार वालों को, उसके बाद से ये एक्शन कई मायनों में बेहद अहम भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से बहराइच सांप्रदायिक हिंसा ने एक विकराल रूप ले लिया था, आगजनी की घटनाएं हुई, मारपीट की घटनाएं हुई, राम गोपाल मिश्रा का मर्डर कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं यह सांप्रदायिक हिंसा योगी सरकार के लिए काफी चुनौती भरा रहा। हालांकि इस दौरान लगातार विपक्ष के निशाने पर भी योगी सरकार रही। कहीं न कहीं पुलिस की सुस्ती का भी आरोप लगा, लापरवाही का आरोप लगा, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार एक्शन में आई, पहले तो लापरवाह अधिकारियों और थाना प्रभारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, उनको निलंबित किया गया और वहीं सीओ को जो है उनका तबादला कर दिया गया। अब इसके बाद जिस तरह से, क्योंकि इस मामले में लगातार यूपी पुलिस छापेमारी भी कर रही थी और जो दंगा भड़का था उसे शांत करने का भी जो है अपील की जा रही थी पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से, और इन सब के बीच यूपी एसटीएफ भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में थी, क्योंकि बहराइच और नेपाल सीमा एकदम सटी हुई है। अपराध करके अगर यह आरोपी नेपाल में शरण ले लेते तो कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ और यूपी सरकार के लिए इनको लाना बेहद मुश्किल हो जाता। लेकिन जिस तरह से लोकेशन ट्रेस हुई, सूचना मिली और तालिब और सरफराज को मुठभेड़ में जो है पकड़ा गया, उन्हें गोली लगी है। हालांकि पुलिस टीम पर भी फायरिंग करने की बात कही जा रही है सरफराज और तालिब की तरफ से भागने के दौरान, और ललकारा भी गया यूपी एसटीएफ को, और जवाबी फायरिंग में सरफराज और तालिब घायल हो गए हैं। तो कहा जा सकता है कि योगी सरकार का जो एक्शन है, यूपी एसटीएफ का जो एक्शन है और यूपी पुलिस का जो एक्शन है अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं सांप्रदायिक हिंसा की आग अन्य जिलों में भी पकड़ सकती थी अगर समय रहते कार्रवाई न होती। हालांकि शुरुआती दौर में जो लापरवाही की गई उस पर भी एक्शन हुआ, सीओ, एसओ और चौकी प्रभारी को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, विभागीय जांच बैठाया गया है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात किया था और कड़ा एक्शन लेने की बात कही थी, और उसके बाद जो बिल्कुल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एनकाउंटर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो 4 आरोपी जो छत पर खड़े थे, ये वो उस वक्त की हिंसा की तस्वीरें हैं। ये वो चारों आरोपी हैं और ये वो एनकाउंटर की तस्वीरें इंडिया वॉइस आपको दिखा रहा है। ये चारों आरोपी नेपाल भागने के फिराक में थे। हालांकि सरफराज और तालिब को एनकाउंटर में घायल करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन आप वो 4 तस्वीरें देखिए। ये 4 लोग जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, विसर्जन के दौरान हिंसा की ये तस्वीरें हैं और एनकाउंटर की ये तस्वीरें, किस तरीके से राम गोपाल मिश्रा को दीवार के पीछे छिपकर गोली मारी जाती है। तो 4 तस्वीरें
और बेहद अहम सुराग भी ये तस्वीरें हैं, क्योंकि इसी के बिना पर आसिफ, क्या ये सभी आरोपी नेपाल भागने के फिराक में थे? क्या कुछ और भी जानकारी? जी बिल्कुल श्रुति, जो जानकारी मिल रही है और जो इनपुट मिल रहा है उसमें साफ है कि जिस तरह से यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस जो हिंसा के आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए लगातार काम्बिंग कर रही थी, दबिश दे रही थी, जिससे बचने के लिए तालिब और सरफराज नेपाल भागने की फिराक में थे और दोनों नेपाल भागने की जिस तरह से योजना बना चुके थे उसको एसटीएफ और पुलिस ने जो है फेल कर दिया। और अब जिस तरह से जो इन दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है यह अपने आप में बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि दोनों आरोपी बहराइच हिंसा में राम गोपाल की हत्या में शामिल थे। यह एक बड़ी चुनौती थी योगी सरकार को इन दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए, लेकिन जिस तरह से यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन हुआ और दोनों जो है मुठभेड़ में पकड़े गए हैं, तो यह अपने आप में यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के लिए बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। बिल्कुल आसिफ, ये सफलता भी मानी जा रही है और एक्शन में लगातार पुलिस प्रशासन की एक्शन लगातार जारी है। ऐसे में लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ। चंद्रभूषण सिंह जी, संदीप जी और रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रभूषण जी, एक बार फिर से पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आप देख सकते हैं एक्शन मोड में योगी सरकार नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ देर पहले भी मैं इस बात को वो कर रहा था कि ये इतनी कार्रवाई की जाएगी और पूर्ण रूप से की जाएगी। अब इस पर ये देखिएगा कि ये लोग किस तरह रोना रोते हैं। अभी तक इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, विपक्ष की पार्टियों ने। संवेदनशीलता की वो हद होती है किसी भी तरह की। नहीं, शब्द तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है चंद्रभूषण जी, बोला इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। होती है ये अपनी गाड़ियां उठाकर भाग पड़ते हैं। कहाँ भाग पड़ते हैं? जहाँ वोट बैंक नजर आता है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, टीम बना दी जाती है, जाएंगे टीम चेक करके आएगी क्या हुआ कैसे हुआ। अरे भाई, आप पहला स्टेटमेंट अखिलेश यादव जी का समझ लीजिए क्या था, पूरी घटना को जान रहे होंगे। संदीप त्रिपाठी जी, वहाँ गाना बज रहा था, ये हो रहा था, एक शब्द नहीं बोला। और कुछ ऐसा बोला जाता है पार्टियों की तरफ से जो बेहद, जब ऐसी हिंसा हो तो और भी आग सुलगती नजर आती है इस बयान के बाद। संदीप जी, कॉल को होल्ड पर रखा है। रविंद्र प्रताप जी, संदीप त्रिपाठी जी की आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले तो आज तक पूरे भारत के पुलिस इतिहास में एडी लॉ एंड ऑर्डर को ग्राउंड पर नहीं आना पड़ा। ग्राउंड पे ओबी एसटीएफ का तो ये जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पैरालाइज है कि यह काम मैक्सिमम इंस्पेक्टर लेवल 3 स्टार तक का, उससे आगे का नहीं है। तो अगर एडी लॉ एंड ऑर्डर को आना पड़ा है तो इनकी बातें ये इनकी असफलता है। हाँ। ये असफलता नहीं, एक प्रयोग है जैसे गुजरात में इन लोगों ने किया था। गर्भवती महिलाओं को मार के पेट में से बच्चे निकाले थे। हमसे सहानुभूति की इच्छा रख रहे हैं। आपकी पार्टी से सहानुभूति करने लायक ही नहीं है। आपकी पार्टी पे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये जो काम कराया गया है ये केवल वो 10 चुनावों के लिए है, जो 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और इसका लाभ महाराष्ट्र और झारखंड में लेने की तैयारी होगी। तो इनके डीएनए में दंगा है। जब गठन हुआ था आरएसएस का, 24 में इन्होंने दंगा कराया मुंबई के बांद्रा में और 25 में इन्होंने गठन कर दिया। तो इनके डीएनए में दंगा है। और चंद्रभूषण जी, ये सफलता नहीं है, असफलता है कि आप अपने पूरे प्रशासन को ही जमीन पर उतार देते हैं। हिंसा इतनी भड़क जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आप लाचार नजर आते हैं। हाँ। पुलिस का कोई अधिकारी, एक एसपी हो, डीएसपी हो, एसीपी हो, डीजी हो, यदि वो जनता के लिए काम कर रहा है तो ये असफलता होती है क्या? तो ये काम पहले कर लेना चाहिए था। एक चीज बताइए चंद्रभूषण जी, पहले कर लेते, होता ही नहीं, किसी के घर का चिराग नहीं बुझ जाता।
नहीं, एक चीज बताइए, ये तुलना करना क्या ये जायज है? ये मुजफ्फरनगर के दंगों को कराने वाले लोग सही में बैठकर नाच देख रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए, आप अपने पीछे जाइए, जहाँ से सरकार आपकी चली गई आज तक वापस सरकार नहीं आई। रविंद्र प्रताप जी, आप लोग चंद्रभूषण जी कह रहे हैं आप फ्लैशबैक में जाइए और याद करिए मुजफ्फरनगर के दंगे को, परिवार बैठा हुआ, पूरा परिवार जश्न मना रहा था 1924 और हिंसा की आग सुलगती हुई नजर आ रही थी। संघ की स्थापना की बात कहा कर रहे हैं आप? तो ये देखिए कि अभी आपने मुजफ्फरनगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगे कराए और बैठ के नाम देख रहे थे और वो भारतीय जनता पार्टी के 2 पदाधिकारी और अभी 11 लोग भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र प्रताप जी, आरोपी का एनकाउंटर हो गया है, कोई आपत्ति आपको? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। त्रिपाठी जी, आपको भी खुशी होगी, एनकाउंटर हो गया? अरे हमें खुशी है कि नहीं, हमको बोलने दीजिएगा कि आप ही बता दीजिएगा। नहीं संदीप जी बोलिए। हाँ, हमारी बताइए। हाँ, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कारगिल में 14 महीने पाकिस्तान के लोग आकर कब्जा करके बैठे थे, फिर कारगिल का युद्ध हुआ, फिर हम विजय दिवस मनाते हैं। लेकिन संदीप जी, विषय से भटकना ये मुद्दा तो नहीं है, मुद्दा आज कुछ है, बहराइच मुद्दा है। हाँ, जय हिंद जय भारत। आप अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं त्रिपाठी जी, मुद्दे पर रहिएगा तो मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। पिछले 14 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, आप मुद्दा है कि नहीं है पूरी बात तो आने देंगे तभी पता चलेगा कि आप। ठीक है त्रिपाठी जी बोलिए फिर। मेरे मन की बात जान ली, बाबा बागेश्वर हो गई है। नहीं जी बिल्कुल त्रिपाठी जी बोलिए, मुद्दे पे ही लेके। हाँ, मैं मुद्दे के बाहर कहा लिए जाऊंगा, कहा हम जबरदस्ती घी खा के बैठे हैं, कहा एनर्जी लॉस करेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 14 महीना पाकिस्तान आकर बैठा और हम कारगिल युद्ध जीते, विजय दिवस मनाए, लेकिन 14 महीना बैठा क्यों रहा, इसमें सवाल होना चाहिए कि नहीं। पुलवामा हो गए, पुलवामा के आरोपी कौन थे आज तक हम नहीं जान पाए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हम जानते हैं। वैसे ही ये दंगा क्यों हुआ, इसकी कमी से हुआ, हम नहीं जानेंगे आने वाले समय में। लेकिन योगी बाबा बड़के उखाड़ू नाथ हैं, इसलिए कि इनकाउंटर करा दिए, ये हम याद रखेंगे। संदीप जी, 84 का जो दंगा हुआ था, चलिए जवाब ही दे दीजिए, अब जवाब दीजिए। पहले 84 का जो दंगा हुआ वो किसकी गलती से हुआ था? बोलता नहीं है, 2 मिनट में आपकी बात निकल जाएगी। 84, 85, 86 ये मुद्दा है क्या? आप बताइए अभी मुद्दा नहीं, आप ही उसको खींच कर लाए, पुलवामा को लेकर आए, पुलवामा भी मुद्दा नहीं था, मुद्दा तो वो भी नहीं था, आप लेकर आए ना। मेरी बात तो आने देंगी ना श्रुति जी, उसके बाद देखिए संदीप जी, आप किसी चीज को ड्रैग करके लाएंगे तो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। पूछिए, हम बैठे जवाब देने के लिए, लेकिन मेरी बात तो हो जाने दीजिए। सरफराज नाम है और तालिब नाम है जिसका एनकाउंटर हुआ है, बोलिए उस पर, सिर्फ उसी पर बोलिए। लेकिन हाँ त्रिपाठी जी, तो अभी हुआ, डिबेट तो हम लोग पोस्टमार्टम पर करने के लिए बैठे थे, सब पोस्टमार्टम पे बोलेंगे। डिबेट तो बहराइच पर ही है, इसी पोस्टमार्टम के पॉलिटिक्स पर ही है। नहीं, आप कुछ भी घसीट के लेके आइएगा, उस पर बात रखे, हम अपनी बात नहीं रख सकते। नहीं चलिए ठीक है संदीप जी, अगर मैं ऐसे में जब मान लूंगी कि आप बोलना भी नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते, जवाब से भागना चाहते, ठीक है संदीप जी नहीं चाहती है, नहीं तो आप बोलिए फिर, मैंने आपको बोलने का मौका दिया था। मैं 2 मिनट के बीच में, मेरे 2 मिनट के बीच में आप 6 बार बोल चुकी हैं। त्रिपाठी जी, अगर आप बीच बीच में कहीं और चीज को लेकर आएंगे तो मुझे बोलना ही होगा, बस बोर कर देते हैं आप लोग। जब रविंद्र जी बोला, रविंद्र जी का बोले तो मैंने बोला क्या कुछ? त्रिपाठी जी बोलिए, मुद्दे पर रहिए। वो कड़वी बात लगती है ना, सच जो होता है उसको हजम करने के लिए हाजमा की गोली कांग्रेस, तो शायद वही आपको कड़वा लग रहा है। हाँ त्रिपाठी जी, वो 84 का दंगा याद कराया तो फिर कड़वा लग गया है ना, मैं समझ जाऊँ इसका। दंगा वो आरएसएस संघ के लोगों ने किया था, संघ स्वीकार करता है इस बात को, और हिंदू और सिखों के बीच में हुआ था। क्या सज्जन कुमार आरएसएस के हैं? तो हमको बताइएगा। जगदीश आरएसएस के हैं? जगदीश चाचा सजा हो गई क्या? हाँ कौन आरोपी नहीं है? नहीं संदीप जी, आरोपी है या नहीं है, मानते हैं नहीं मानते हैं? हाँ, आरोपी तो वो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भी हैं। हाँ
डिप्टी सीएम के चंदा चोरी के नौ दुर्गा पंडाल में चंदा चोरी का आरोप था, मुकदमा खुद ही खत्म। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी सभी मुद्दों को डिस्कस नहीं कर सकते छोटे से टाइम पैनल पे। संदीप जी बोलिए, एनकाउंटर पर ही बोलिए। हम उसी में बाहर जाते होते नहीं है, आप जबरदस्ती लेके जा रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ये इस तरह घटनाओं के बाद ये इनकाउंटर करा के घटनाओं को ढकने का काम है, ये बंद होना चाहिए। चंद्रभूषण जी, एनकाउंटर कराकर सिर्फ ढकने का काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ, घटनाएं क्यों हो रही है, सवाल इस बात का है। हाँ, आज लड़की का रेप होता है, 3-3, 4-4 साल की बच्चियों का रेप होता है, उसके बाद आप जाते हो बोरा रख के गोली चला देते हो, पैर पे कहते हो इनकाउंटर हो गया, न्याय हो गया। अरे ये न्याय है, न्याय उसको कहते हैं कि ये जुडिशरी सिस्टम है हमारी पुलिस। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिए संदीप त्रिपाठी जी के सवालों का। आप बोरा रखकर गोली चला देंगे, ये सब छिपाने के लिए एनकाउंटर करते हैं आप। ये इस देश की जो व्यवस्था है उसको तोड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस देश पर 70 साल शासन किया और इस देश को खोखला कर दिया। और अब ये व्यवस्थाओं की बात ये वो लोग हैं जो विदेश में जाकर देश की बुराई करते हैं। बहराइच की बात हो रही है, आप इनको चुप कराइए कि चुप रह रहे तो ठीक हो गया, तो ठीक है बात बहराइच की हो रही तो पाकिस्तान याद आएगा, पुलवामा याद आएगा, कारगिल याद आएगा। ये राहुल गांधी के शिष्य लोग हैं जो उनकी परंपरा करती है, जो अपनी मूल धारणा को मोहब्बत की दुकान नहीं करते, वो बंदूक की दुकान दे रहे हैं मोहब्बत। ऐसे लोगों को नहीं समझ में आएगा कि सत्ता शासन कैसे चलाया जाता है। इन्होंने तो परिवार को चलाया है, परिवारवाद को चलाया है। अब ये लोग नहीं समझते कि समाज कैसे चलता है। यदि ये इन्हीं की सरकार होती तो ये देश में पूरे तरीके करा चुके होते, इस हत्या पर ये पूरे प्रदेश को सुलझा चुके होते। और इनकाउंटर पर मैं बोलूं ये लोग रोएंगे, अभी देखिएगा हमारे सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए। आसिफ, क्या कुछ स्थिति है अभी और प्रशासन के शिकंजे से वो कौन से आरोपी है जो अभी भी बेहद दूर है? देखिए श्रुति, अगर बहराइच से सांप्रदायिक हिंसा के ऑपरेशन की बात करें तो 52 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 4 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। लेकिन आज के एक्शन की बात करें तो जिस तरह से यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में सरफराज और तालिब को मुठभेड़ में घायल किया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थिति यह है कि दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी होगी उपचार के बाद। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक हिंसा को काबू में करने के लिए जिस तरह से यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने ऑपरेशन चलाया, कहीं ना कहीं सफलता भी हाथ लगी। हालांकि जिस तरह से बहराइच हिंसा मामले में लगातार पुलिस और योगी सरकार को घेरने की कोशिश हुई, सियासत हुई और जिस तरह से राम गोपाल की मौत के बाद जो बवाल हुआ, आगजनी हुई, क्योंकि यहाँ पर मकान, दुकान और शोरूम और हॉस्पिटल भी फूके गए, तो इससे कहीं न कहीं वहाँ के लोग काफी व्यथित भी हैं। वहीं अगर दूसरे पहलू की बात करें राम गोपाल मिश्रा के परिजन की, तो साफ तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह अक्षम्य अपराध है और इस मामले में कठोर से कठोर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक अगर फरार आरोपियों की बात करें तो अभी तक पुलिस ने नहीं खुलासा किया है कि कितने और आरोपी हैं। 52 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 का इनकाउंटर हो गया, तो यह कहा जा सकता कि धीरे धीरे अब पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पुलिस की कार्रवाई जारी है और 65 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप टिका बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण सिंह जी, संदीप त्रिपाठी जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी, अपना समय देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो हिंसा, हैवानियत, अफवाह और सियासत, इस बीच बहराइच की हिंसा लगातार सुलग रही है। हालांकि अभी भी अमन चैन रखने की पूरी कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। एनकाउंटर भी 2 आरोपियों का किया जा चुका है। ऐसे में अब आगे क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई होती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।